Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ विशाल, क्या कह रहे थे तुम? विशाल जौहरी, क्या कह रहा था? नोट्स पे क्या कह रहा था, बोलना। आवाज नहीं आ रही है तेरी। ओके, माइक खराब है तो दिखाओ क्या नोट्स में क्या दिखाना चाह रहे थे। नोट्स, वीडियो ऑन करके दिखाओ जरा, नोट्स क्या दिखाना चाह रहे थे। अर्चित माधव, यस सर। तेरी क्या प्रॉब्लम है बेटा? कुछ नहीं, थोड़ा पीछे का छूट गया है मैग्नेटिज्म में बस। छूट गया है तो क्लास भी नहीं आ रहा है। नहीं सर, उसी वजह से मतलब अभी ईएमआई में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था तो उसे कवर कर रहा था सर ये। ये लो। हाँ, बहुत बढ़िया उपाय निकाला तूने। पी, पीछे का छूटा है तो आगे का छोड़ते जाओ, पीछे का कवर करो खुद से। है, ये कौन सा तरीका हुआ बेटा? हम्म इसको करते रहेगा और उसको कवर करेगा तब ना एडवांटेज होगी। अब ये तो पूरा चैप्टर का तो गोला मार गया। हम्म यस सर, छुट्टी वाले दिन पे सब पढ़ लूंगा इसको मैं। हाँ, तो उसको पढ़ के जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करो। यस सर। ठीक है, तो नोट्स अपलोडेड है, उसको कॉपी करो। ठीक है। हम्म यस सर। नोट्स को पढ़िए और उसमें जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है उसको पूछिए। ठीक है। ओके सर। हम्म हाँ, 60 नोट्स क्या दिखाना चाह रहे थे बिशो, हम समझ नहीं पाए थे, तुम व्हाट्सअप किए थे तो। तुम्हारे व्हाट्सएप का मतलब मैं समझा नहीं, जरा बताओ मुझे। हाँ, या दिखाओ क्या दिखाना चाह रहे थे। मीशो, अच्छा इसमें व्हाट्सएप पे भेजा है।
ये कहाँ से नोट किया विषय? ये सब कहाँ से नोट किया है? चलो ऐसे बाद में क्लास के बाद बात करते हैं ना, ठीक है, रखो। क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है, शाम में, अगर व्हाट्सएप करना तो समझ में आएगा। हाँ, तो हम लोगों को इस पे प्रॉब्लम करना था ना। यस सर। चलो कुछ प्रॉब्लम्स और आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 एक बार ट्राई करोगे आप लोग? Rectangular wire frame shown in figure has a width d, mass m, resistance r, and large length. Uniform magnetic field B exists to the left of the frame. A constant force F starts pushing the frame into the magnetic field at t equals to 0. Find the acceleration of the frame when its speed increases to v, and so that after some time the frame will move with the constant velocity till the whole the frame enters into the magnetic field. Find this velocity and so this that the velocity at time t is given by this. प्रॉब्लम पढ़ लिए हैं तो उधर समझाएं। पढ़ लिए सब लोग? तो एक सेकंड। यस सर। यस सर। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि एक बाउंड्री लाइन मेंशन करी गई जिसके इधर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी का, और एक बहुत ही लंबा सा एक वायर का फ्रेम है जिसकी विड्थ आपको को दी गई है कि ये डी की है, मास इसका m का है, और इसके रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है, आर का कुछ ऐसे है ना। यस सर। और इसको कहा जा रहा है कि इधर से एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके हम इसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन के में अंदर ढकेल रहे हैं। इनिशियली जस्ट ये एट द एज ऑफ द रीजन है ना, t इक्वल्स टू 0 का ये स्टेटस दिखाया गया, ठीक, जब हमने फोर्स को अप्लाई किया।
तो जब फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये जो कॉइल है वो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड जाएगी भाई। यस सर। और जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करेगी तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि इस कॉइल के मोशन के इन्फ्लुएंस में इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा और वो ईएमएफ के कारण हमारे इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी और वो करंट इस तरीके से फ्लो करेगी कि ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंट्री पा रहा था कॉइल, इस वजह से जो है वो करंट इंड्यूस हो रही थी तो वो उस एंट्री का विरोध करेगी। विरोध कैसे होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो दाहिनी तरफ लगेगा। ठीक है, तो उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है हमारे इस पर्टिकुलर कॉइल का वो टाइम के पासेस के साथ साथ छोटा होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन छोटा होता जाएगा। तो एक अगर ये बहुत लंबा है कॉइल तो एक समय के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। आपको वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है ये बताना है, एक पार्ट है प्रॉब्लम का। दूसरा ये आपको बताना है कि अगर ये किसी समय पे जो हमारा कॉइल है वो v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है एट एनी टाइम t, तो उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या है ये बताना है और साथ में आपको वो टाइम t के लिए वेलोसिटी v का एक्सप्रेशन भी बनाना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखते हैं, आप करना चाहोगे कि मैं बताता चलूं? ट्राई करना चाहोगे आप? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, ट्राई करिए। बुकलेट में भी देखना कुछ प्रॉब्लम तो अच्छे होंगे। मना नो सर। करूं, बताऊं?
Yes, sir. चलिए आइए देखिए, मान लीजिए आपने कहा कि यार टाइम टी हमारे इस कॉइल की जो वेलोसिटी है वो v की हो गई, तो इस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ उंगलियां ऐसे घुमाए तो नीचे की तरफ ऐसे बना भाई। तो इसको अगर Yes, sir. हम बैटरी के रूप में दिखाना चाहेंगे तो इस आर्म में जो है वो बैटरी का रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव टर्मिनल नीचे दिखाना होगा अप, और निगेटिव टर्मिनल इस बैटरी का ऊपर की तरफ दिखाओगे। और मोशनल ईएमएफ इसमें कितना आएगा, पीपीएल का आएगा ना, मोशनल ईएमएफ एल कह रहे हैं, डी डी है ना इसकी लंबाई, इस वायर की लंबाई डी की है तो वीवीडी यहाँ पे मोशनल ईएमएफ हो गया। ठीक है, अब इस मोशनल ईएमएफ के इन्फ्लुएंस में हमारे इस पर्टिकुलर, और देखो तो ये जो पार्ट है वायर का और ये जो पार्ट है वायर का, ये दोनों पार्ट में मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि v क्रॉस b का डायरेक्शन तो आपको इधर की तरफ मिल रहा है और डॉट डीएल करेंगे तो इधर में तुम्हारा डीएल होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से इसके लिए v क्रॉस b का डायरेक्शन तो नीचे आएगा, लेकिन डॉट डीएल करेंगे, डीएल का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, 0 हो जाएगा परपेंडिकुलरिटी के कारण। तो केवल ये वाला जो आर्म है हमारे इस कॉइल का, इसी आर्म में मोशनल ईएमएफ आएगा। ठीक है, Yes, तो sir. टोटल जो लूप में मोशनल ईएमएफ है वीबीडी का हो गया, और उसके इन्फ्लुएंस में जो करंट हमारे इस लूप में होगी वो अगर आप देखें तो वो लिखा जाएगा मोशनल ईएमएफ वीबीडी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, दिस विल बी द करंट। Yes, sir. अब ये जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है जो कि करंट कैरिंग है। तो आपको मालूम है कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगा भाई, ये एरो से दिखाया करंट का डायरेक्शन। तो आई एल क्रॉस बी से इस पे फोर्स लिखा जाएगा। आई एल क्रॉस बी से देखिए तो फोर्स किधर मिला, इधर की तरफ लगेगा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो आई एल क्रॉस बी से लिखा जाता है ना, एल और बी, हाँ जी, एल और बी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको मालूम है कि लूप का जो इतना पार्ट है यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इसी पार्ट पे लगेगा, इंड टू इंड स्ट्रेट वायर यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे और उस पे फोर्स देख लेंगे। ठीक है, इधर से इधर को करंट लेकर के, तो आई डी बी ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स हो जाएगा, क्या, आई डी इंटू बी, दैट विल बी द फोर्स। ठीक है, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर डिवीजन में आर, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस लूप के लिए हम जो है न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करें इसके एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। तो आपको मालूम है कि फोर्स आपने इधर से जो लगाया है वो एफ का है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ माइनस का एफ एम ये इक्वल हो जाएगा एम इंटू ए के ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एफ की जगह पे एफ लिख दिया और एफ एम की जगह पे बी स्क्वायर डिवीजन में आर, दैट इज इक्वल टू एम ए। ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन हो गया ए के लिए कि ये लिखा जाएगा कितना भाई, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप विल बी रिटन एज एफ आर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। दूसरे पार्ट में बोला गया कि आफ्टर सम टाइम इट मे हैपन दैट द वायर इज गोइंग टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी।
तो आपको दिख रहा है क्या कि जैसे जैसे टाइम पासेस होता जा रहा है, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड जा रहा है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ द लूप है वो बड़ी होती जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ द लूप अगर बड़ा होगा तो उसके इन्फ्लुएंस में जो है नेट फोर्स ऑन द लूप विल डिक्रीज। इस एक्सप्रेशन से दिख रहा है एक इंस्टेंट ऐसा मिलेगा जब एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बिकम जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, पहले तो वो कंडीशन देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू जीरो जब वेलोसिटी को वी नॉट बोला गया है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी वो आप लिख सकते हैं, एफ आर इंटू वी नॉट बी स्क्वायर डी स्क्वायर। जब जीरो होगा तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, यानी कि वी नॉट को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया कि वो लिखा जाएगा एफ आर बाई बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो प्रॉब्लम का मेन पार्ट जो है वो ये है कि आपको किसी टाइम टी के लिए उसकी स्पीड बतानी है। तो एक्सेलरेशन को जो है हम लोग लिख दें डीवी से, डीवी एंड दैट इज इक्वल टू एफ आर माइनस वी बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर। लिख सकते हैं? यस सर। अब इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर लिमिट लगाते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डीवी डिवाइडेड बाई एफ आर माइनस बी बी स्क्वायर डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन एम आर। अब इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट लगाते हैं। टी इक्वल टू जीरो वो था जब इसको मोशन आपने देना शुरू किया था, यानी कि वेलोसिटी जो थी दैट वाज जीरो, और टाइम टी वो है जब आप वेलोसिटी v लिखना चाहते हैं। तो ये आपकी लिमिट हो गई इसकी। अगर ये 1/v होता तो इसका इंटीग्रेशन ln भी लिख सकते थे, बट ये 1/v ना होकर के a v प्लस b के फॉर्म का है, तो इसका भी इंटीग्रेशन ln में ही लिखा जाएगा, है ना? यस सर। ln एफ आर माइनस वी बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये डिवाइडेड बाई बी का मल्टीप्लायर, यानी कि माइनस ऑफ बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लेफ्ट साइड का। ये सही है क्या? बोलो भाई। यस सर। किसी को कोई तकलीफ है लेफ्ट साइड के इंटीग्रेशन में तो बोलेगा, संकोच नहीं करेगा। नहीं सर। ओके। और राइट साइड में तो एम आर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर गया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट रखने पे भी टी आ गया, तो टी अपॉन एम आर हो गया राइट साइड। ठीक है ना? अब इस माइनस ऑफ बी स्क्वायर डी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं और लिमिट को प्लेस करते हैं। तो एल एन एफ आर माइनस बी बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एल एन एफ आर, और ये इधर गया है तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी होता है, तो ये लिखा जाएगा एल एन एफ आर माइनस बी बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवीजन में एम आर इंटू टी। अब इसका एंटी लॉग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ आर माइनस बी बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवीजन में एफ आर दैट इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवीजन में एम आर इंटू टी। लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। और यहां से हमको v को लिखने का एक्सप्रेशन हो गया कि v जो होगा वो लिखा जाएगा एफ आर डिवीजन में बी स्क्वायर डी स्क्वायर और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवीजन में
एम आर इंटू टी। तो ये हमको किसी टाइम टी के लिए वेलोसिटी को लिखने का एक्सप्रेशन हो गया, जिसको उसी वी नॉट के टर्म में लिखा गया है। तो जरा वी नॉट के टर्म में लिखने के लिए रिप्लेसमेंट दे दो भाई। तो वी नॉट कितना था, एफ आर अपन वी स्क्वायर डी स्क्वायर, यही वी नॉट के लिए लिखा गया था। तो ये हो जाएगा वी नॉट, वी इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर एफ आर बाई बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये तुम्हारा है वी नॉट, है ना। तो यहां से वी स्क्वायर डी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आर बाई वी नॉट लिख सकते हैं ना। वो रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर देते हैं। तो 1 माइनस ई टू द पावर एफ आर डिविजन में वी नॉट इंटू एम आर इंटू टी। तो v इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, माइनस का है ये, माइनस का एफ डिवाइडेड बाई एम बी नॉट इंटू टी। ये हमारा किसी टाइम टी के लिए वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जबकि ये वी नॉट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर कॉइल के द्वारा अटेन करा जाएगा। अब देखो कि जो हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी बनाए थे वो इस एक्सप्रेशन से कब मिलेगा, वी नॉट, वी की वैल्यू वी नॉट कब होगी, वी की वैल्यू वी नॉट के बराबर कब होगी, टी इक्वल्स टू 0 पे। टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। यस सर, माइनस है। यस सर। ठीक है, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये जो होगा v इक्वल्स टू वी नॉट होगा, यानी कि थ्योरेटिकली जो ये हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड हमारा ये पर्टिकुलर जो कॉइल है वो अटेन कर लेगा, तो वो कांस्टेंट स्पीड थ्योरेटिकली जो है वो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पोजेस करेगा। बट जब एम बी नॉट बाई एफ की जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में टी की जो वैल्यू है वो 5 टाइम्स या उससे ज्यादा हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट उसके बाद जो है जो इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी आएगी दैट विल बी नेग्लिजिबल स्मॉल, यानी कि जीरो। यानी कि उसके बाद हम ये अज्यूम कर लेंगे कि दिस कॉइल इज गोइंग टू मूव विद द, या जो भी उसका मोशन होगा वो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो प्रैक्टिकली जो है टी की वैल्यू जब 5 ऑफ एम बी नॉट बाई एफ या उससे बड़ा होगा तो हमको कांस्टेंट वेलोसिटी जो है प्रैक्टिकली दिखने लगेगी, लेकिन थ्योरेटिकली ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी अपीयरेंस में आएगी दैट विल बी एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको। यहाँ पे देखो v इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का एफ टी बाई एम बी नॉट, वेयर वी नॉट वाज द वो कांस्टेंट वेलोसिटी जब कॉइल मूव करना शुरू कर रहा है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ो दूसरे Yes, sir. प्रॉब्लम की तरफ। यस सर। यस सर। ये 55 देखो तो जरा। यस सर। फिगर shows a straight long wire carrying a current I
and the rod of length L coplanar with the wire and perpendicular to the it. The rod moves with a constant velocity v in the direction parallel to the wire. The distance of wire from the center of the rod is x. Find the motional EMF induced in the rod. इस रॉड में कितना मोशनल ईएमएफ आएगा ये हमको बताना है. हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये करंट इसमें आई की फ्लो कर रही है और इस वायर के प्लेन में ही एक मेटालिक रॉड को रखा गया है. ये एल लेंथ का रॉड है ए बी, ये एल लेंथ का रॉड है. ये रॉड का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर, ये दिया गया. और इस रॉड को इस वायर के पैरेलल मूव कराया जा रहा है v वेलोसिटी से. तो ये दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए कि ए और बी एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. ये सेंटर ऑफ द रॉड का सेपरेशन फ्रॉम द वायर एक्स का बोला गया. हो गया सर. हो गया. यस सर. सबका बना भाई, सभी लोगों को मिल गया क्या? सभी लोगों को मिला? चलिए आइए देखते हैं. अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड के किसी भी सेक्शन पे होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, है ना. बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होएगी वो आपको दिख रहा है कि इट इज गोइंग टू चेंज विद द separation of that element chosen on the rod from the wire. ठीक है ना. तो अलग अलग पोजीशन का जो एलिमेंट होगा उसका अलग अलग फील्ड का एक्सपोजर मिलेगा. इस वजह से हम डायरेक्टली बीबीएल के रूप में जो है वो ईएमएफ नहीं लिख पाएंगे या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख पाएंगे. हमको इंटीग्रेशन के प्रोसेस में जाना ही होगा. ठीक है. तो मान लो कि हम यहाँ पे इस वायर से यक्स, ये तो बीच का ले लिया तो वाई कर देते हैं. वाई डिस्टेंस पे डी वाई लेंथ का हमने एक छोटा सा एलिमेंट उठाया. डी वाई का मान लीजिए कि इधर की तरफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया. तो
आपके पास जानकारी है कि जो डीवी होता है वो आप लिखते हैं V क्रॉस B डॉट डीएल से ना। यस सर। तो पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख लो। तो बी का जो इंफॉर्मेशन आपके पास बनता है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवीजन में 2 पाई से लिखा जाएगा। और भी क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर देखेंगे इस एलिमेंट के लिए तो बाई तरफ है भी क्रॉस बी का डायरेक्शन, और डी वाई आपने दाहिनी तरफ लिया है। ठीक है ना? यस सर। तो भी क्रॉस बी और डी वाई के मल्टीप्लीकेशन, बी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड और डी वाई के मल्टीप्लीकेशन के निगेटिव के बराबर हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ना। तो डीवी का इंफॉर्मेशन हो जाएगा वी इंटू म्यू नॉट आई डिवीजन में 2 पाई इंटू डी वाई विथ निगेटिव। क्यों? ठीक है, सब लोगों को दिख रहा है ये चीज इंफॉर्मेशन? यस सर। बोलना भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये जो लिखा है अभी डीवी की वैल्यू। नो सर। ओके, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है और यहाँ के लिए y की वैल्यू कितनी है? यहाँ के लिए y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस a/2, और इस वाले एंड के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस a/2 ना। तो इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक? VA से VB तक, और ए पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा हो जाता है लिमिट x माइनस a/2 से, और बी पॉइंट के लिए x प्लस a/2 से। तो ये निगेटिव अगर बाई तरफ ले आते हैं तो VA माइनस VB हमको मिल जाएगा म्यू नॉट VI डिवीजन में 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और 1/y का इंटीग्रेशन हो गया ln y। लिमिट आपकी आ गई x माइनस a/2 से x प्लस a/2। ये निगेटिव पहले ही हमने इधर साइड में ले लिया है। इससे हमको जानकारी बन गया कि a का पोटेंशियल b से ज्यादा होगा। और वैसे भी मालूम है, आपको बताया ही है कि v क्रॉस b के डायरेक्शन वाला इंड जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है। क्लियर है आपको? यस सर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट v इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा ln x प्लस a/2 डिवाइडेड बाई x माइनस a/2, है ना। log a माइनस log a/b लिख दिया है। तो अपर लिमिट न्यूमरेटर में चला जाएगा और लोअर लिमिट वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा और सिंपल करके लिख लेते हैं ln 2x प्लस a अपॉन 2x माइनस a। This will be the potential difference VA minus VB. A will be at higher potential and B will be at lower potential. ठीक है भाई? यस सर। ये 63 देखिए तो जरा एक बार। A wire of mass m, length L and side length slide freely on a pair of smooth vertical rails
A magnetic field V exists in the region in the direction perpendicular to the plane of the rails. The rails are connected at the top end by a capacitor of capacitance C. Find the acceleration of the wire neglecting any electrical resistance. इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि ये दो मेटालिक रॉड्स हैं, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखे गए ना, और इन दोनों का अपर एंड एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया है आपस में, जिसका कैपेसिटेंस सी का है। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, बी है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस पर्टिकुलर फ्रेम के। और एक वायर को क्या किया गया, जिसका मास m है, लेंथ l है, l लेंथ है, मास m है, उसको इन दोनों रेल से ऐसे सटा करके छोड़ दिया गया। ठीक है, तो चूंकि ये पर्टिकुलर रेल्स जो है वो वर्टिकल है, तो वायर जब इससे टच करा के आप छोड़ोगे तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरेगा। यस सर। जब ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरेगा तो वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, यस और सर। उस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में इसमें मोशनल ईएमएफ भी आएगा। ठीक है, जो भी ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा उसके कारण इसमें मोशनल ईएमएफ भी आएगा। और चूंकि हमारा जो पर्टिकुलर सर्किट बन रहा है, ये कैपेसिटर को लेकर के एक लूप बन रहा है ना, यस सर। तो जो भी यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आएगा, उस मोशनल ईएमएफ के इन्फ्लुएंस में कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, और चूंकि रेजिस्टेंस जीरो है तो इंस्टेंटली पूरा का पूरा चार्ज इसको ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी मोशनल ईएमएफ आएगा उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, यस सर। तो टाइम लैग नहीं होगा, पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और उस चार्ज के ट्रांसफर में करंट भी आएगा वायर में। वायर में जो करंट होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में फोर्स भी लगेगा। नेचुरल है कि वो जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटी का अपोजिशन करेगा भाई, क्योंकि मोशनल ईएमएफ इस तरीके से आएगा या करंट इस तरीके से आएगी कि वो उसके नीचे गिरने का अपोजिशन करेगी। तो नीचे गिरने का अपोजिशन कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स उस पर ऊपर लगेगा। ठीक है ना, यस सर। तो जो इफेक्टिव उसका एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी समव्हाट स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द जी। ठीक है, मे बी कि ये भी पे डिपेंडेंट हो सकता है, अभी तो आपको ये नहीं मालूम कि वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। तो मान लो कि वो भी पे डिपेंडेंसी पोजेस भी कर सकता है, तो वो डिपेंडेंसी क्या आनी है वो हमको बनाना है। तो हम लोग क्या करें कि मान लेते हैं कि किसी टाइम पे इस रॉड की जो वेलोसिटी हो जाती है वो v हो जाती है। ठीक है, इसमें मोशनल ईएमएफ लिखिए, उसके इन्फ्लुएंस में इसमें करंट लिखिए सर्किट में। ठीक है, करंट के कारण फोर्स लिखिए, वायर पे ग्रेविटी का फोर्स दिखाइए, m इंटू ए के इक्वल करिए और आगे की वर्किंग करिए। करके जरा देखिए तो बताइए, तो ट्राई करिए।
भी वेलोसिटी हो जाती है, उसके इन्फ्लुएंस में मोशनल ईएमएफ देखिए किस तरीके से, कितना चार्ज आएगा वो देखिए, फिर करंट को रिकॉग्नाइज करिए, उसके कारण फोर्स लिखिए, इस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स मिल गया तो न्यूटन सेकेंड लॉ से इक्वेशन लिख करके एक्सेलरेशन बताइए कि कितना आया। हो गया सर। क्या मिला आंसर? सर एक्सेलरेशन हाँ एक्सेलरेशन। mg/m+c d²l²। ठीक है। यस सर, हो गया। और भी किसी को मिला क्या? हर्षित तुमको समझ में आ रहा है? हर्षित माधव, यस सर, कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी कोशिश करा, चेहरा दिखा जरा तो। वीडियो ऑन कर सकता है? यस सर। दिखा जरा। कहाँ बैठा? अपने कमरे में। गुड, ठीक है। पीछे का क्या क्या छूटा था तुम्हारा? मैग्नेटिज्म में छूट गया था कुछ टॉपिक्स, एम्पियर सर्किट लॉ के बाद। अच्छा, चलिए। अब इस पर्टिकुलर वायर में जो v वेलोसिटी माना है टाइम t पे, उस टाइम t पे क्या मोशनल ईएमएफ आएगा? तो v क्रॉस b करते हैं, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन राइट वर्ड हो रहा है। v क्रॉस b, तो राइट वर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दिखाओगे, तो इसको अगर बैटरी के रूप में दिखाना है तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल दाहिनी तरफ, निगेटिव टर्मिनल बाईं तरफ। और कितना होगा? VBL होगा मोशनल ईएमएफ इसमें। यस सर। ठीक है। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के क्रॉस आपने अप्लाई किया है वो VBL का है, तो इस पे चार्ज कितना होगा भाई? Q, चार्ज एट द कैपेसिटर एट दिस टाइम। बोलिएगा जरा, क्या वैभवी? वैभवी बोलिए, चार्ज कितना आएगा? वैभवी, आपने आंसर बोला था ना अभी कि हो गया? हेलो, वैभवी, अब बोला था ना कि हो गया तेरा? तुम ही ने बोला था कि कोई और बोला है? चलो, तो जो चार्ज आएगा, जो ईएमएफ है, VBL मल्टीप्लाइड बाई जो कैपेसिटेंस है ना, यस सर। VBL इंटू C, दिस विल बी द चार्ज। और इसी का जो चेंज का रेट होगा, करंट हो जाएगी हमारे इस पर्टिकुलर आर्म में, तो इस आर्म में करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर से इधर को होगा, आई।
आई लिखना होगा तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द वायर, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज एट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर के रूप में भी लिखा जाएगा भाई ना। जिस रेट से Yes, इस sir. पे चार्ज अकुमुलेट होगा वही रेट होगा चार्ज के फ्लो का इस वायर में भी, तो दैट इज द करंट। Yes, sir. तो dq dt कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो BLC इंटू dv dt हो गया। ठीक है, ये एक तो हमको एक इंफॉर्मेशन हो गया, करंट कितना फ्लो कर रहा है उसका हमने बना लिया। अब इस वायर के लिए बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो वायर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स तो नीचे की तरफ mg हो गया, और दूसरा IL क्रॉस B देखिए तो ऊपर आएगा ना। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगेगा FM, जिसके बारे में जानकारी है कि FM जो होगा वो लिखा जाएगा IL क्रॉस B से। I BLC इंटू dv dt है, और L और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं भाई, तो L क्रॉस B जो होगा L इंटू B हो जाएगा। तो CB स्क्वायर L स्क्वायर इंटू dv dt, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसके लिए न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर दीजिए। तो mg माइनस का fm ये हमारा इक्वल हो जाएगा m इंटू ए के। तो भाई Yes, sir. वायर के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करा, Yes, sir. dv dt यही तो ये होता है। Yes, sir. तो mg माइनस का CB स्क्वायर L स्क्वायर इंटू ए दैट इज इक्वल टू ma हो जाएगा। इसको इधर में ट्रांसफर ले लो, तो a m प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ये लिखा जाएगा mg डिवाइडेड बाई m प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हमको क्या मिल रहा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v है, दैट मीन्स कि कांस्टेंट होगा बट स्मॉलर देन g होगा, है ना। तो ये जो कि वायर में जो इंडक्शन हो रहा है उस इंडक्शन के कारण इसका जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से g से गिरता, उसकी जगह पे ये अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो गिरेगा बट इट विल बी स्मॉलर देन g। ठीक है, Yes, sir. कांस्टेंट बट स्मॉलर देन g, g से छोटे एक्सेलरेशन से गिरेगा। ठीक है भाई। Yes, sir. सर मेरा आंसर गलत आया था। ओके, सर मैंने क्यों गलत लिख दिया था। चलो ये देखो एक प्रॉब्लम ये भी देखो, इसको भी करो। 64 ये सेकंड जो आपको तरीका बताया गया था कि जो इंडक्शन का दूसरा कारण क्या होता है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो उस पे Yes, बेस्ड है ये प्रॉब्लम। अभी तक तो जितने प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे सब मोशनल ईएमएफ वाले थे, अब इसमें वेरिएशन वाले थे, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 64 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। A uniform magnetic field B exists in a cylindrical region shown dotted in the figure. The magnetic field increases at a constant rate dV dt. Consider a circle of radius r coaxial with the cylindrical region
Find the magnitude of electric field at a point on the circumference of this circle. पहला पार्ट तो करिए, फिर दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जो डॉटेड लाइन से ये बड़ा वाला सर्कल दिखाया गया है, आपको कहा जा रहा है कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह पे सेम है, ठीक है। किसी टाइम पे मान लो कि वो बी है, तो वो टाइम के साथ बदल रही है ना। डीबी डी टी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट रेट डीबी dt से बदल रही है, बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि इस सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर में अगर एक सर्किल हम बनाए, है ना, ये इसके अंदर में है, तो इस सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर में अगर ये एक सर्किल बना रहे हैं, छोटा वाला सर्किल जिसका रेडियस स्मॉल आर का है, तो उसके पेरीफेरी पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये आपको बताना। और इसमें डायरेक्शन तो नहीं पूछा है, हम आपसे डायरेक्शन भी पूछते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये फील्ड बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से। ये आपको बोला गया कि ये डॉटेड लाइन हो गई जिसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसे अंदर की तरफ बी है मान लो किसी समय पे, तो डीबी डी टी जो है कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है ना, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव होगा। तो अगर इसके साथ कोएक्सियल हम एक सर्कुलर लूप बनाए जिसका रेडियस आर का है, तो इसके पेरिफेरल पॉइंट पे या इसके सरकमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये आपको बताना है। What will be the electric field at the circumference? मिला क्या किसी को? चलिए देखिए, आपको बताया गया है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कराते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और वो जो इंड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो सर्कुलेशन है ई डॉट ऑफ डी एल,
वो माइनस ऑफ डेवा बी डेवा टी डॉट एरिया वेक्टर से लिखा जाता है ना भाई। अब मान लो कि आप एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के लिए अपने इस लूप के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ के फिंगर्स को कर्ल करोगे तो अंदर की तरफ ही एरिया वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन करने के लिए हमने उंगलियां कैसे कर्ल करी, क्लॉकवाइज ना। ऐसे मान लो कि उंगलियों को ऐसे घुमा करके हमने एरिया वेक्टर को डिफाइन करा है, ठीक है। यस सर। और आपको बताया गया है कि इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी क्लोज लूप में ही होती है, सर्कुलर लूप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपने मान लिया कि इधर ही की तरफ है। आप अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। तो सरकमवेंस का जो डायरेक्शन है उसी के करस्पॉन्डिंग आपका डीएल वेक्टर हो गया। ई डॉट डीएल, ई डीएल हो जाएगा दिखाए गए फील्ड के डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग। फील्ड का डायरेक्शन हमने एज्यूम करा है, मे बी ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर सही होगा तो जब फील्ड हम इवेलुएट करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, और अगर गलत होगा तो ये निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ई डॉट डीएल हो गया ई डीएल, क्योंकि फील्ड वेक्टर एंड डीएल वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। और डीवी dt और ए, ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है भाई, और दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो डीवी dt इंटू ए हो गया एरिया ऑफ द लूप। ई डॉट डीएल में ई कांस्टेंट रहना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी dt इंटू एरिया ऑफ दिस लूप को लिखना है तो इस लूप की एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो ई इंटू 2 पाई आर ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ डीवी dt इंटू पाई आर स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? तो फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि फील्ड विल बी गिवन बाई आर डिवीजन में 2 डीवी dt विथ निगेटिव। निगेटिव का मतलब ये बना भाई कि ये जो हमने फील्ड का डायरेक्शन दिखाया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दिस लोकेशन, यानी कि ये डायरेक्शन फील्ड का अप्रोप्रिएट नहीं है। फील्ड एक्चुअली किधर की तरफ होगा, ऐसे होगी फील्ड, है ना। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एट ईच एंड एवरी प्लेस इस सर्किल के टेंजेंशियल एंटी क्लॉकवाइज सेंस का रोटेशन के लिए। ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड विल बी r/2 and dv dt का multiplication. This will be the magnitude of the field at that location. And sense will be anti-clockwise. Clear है? Yes, sir. अब इसमें दूसरे तरीके से ऐसे भी प्रॉब्लम मिलता है ना कि हमको ये छोटा सा रीजन हो गया, इस रीजन में कहता कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैरी कर रहा है डीवी dt से, हा? और लूप जो होता है वो इससे बड़े रेडियस का बना देते है ना। लूप जो होता है वो ये वाला रेडियस ए हो जाता, ये वाला रेडियस आर हो जाता। अगर तो वहां भी फील्ड होगी, यहाँ भी फील्ड होगी, इसमें भी फील्ड इंड्यूस होगा इस सर्कुलर लूप में भी, ठीक है। बट जब ई डॉट डीएल लिख रहे होंगे तो उसमें डीएल के लिए जो रेडियस यूज करेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के लिए, वो तो आर लिखेंगे और जो एरिया के लिए रेडियस यूज करेंगे उसमें स्मॉल ए लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना। अंदर में है तो जो लूप का रेडियस है उसी रेडियस के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी बाउंड होगा और उसी लूप रेडियस के करस्पॉन्डिंग सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। लेकिन अगर लूप का रेडियस मैग्नेटिक फील्ड रीजन का जो रेडियस है उससे बड़ा हो जाएगा तो फ्लक्स के लिए जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड जो बाउंड हो रहा है उस एरिया के करस्पॉन्डिंग केवल होगा, क्योंकि इस रीजन में तो फील्ड है नहीं ना भाई, इस वाले रीजन में। यस सर। तो ऐसे प्रॉब्लम में जो होगा, ये फ्लक्स लिखने के दौरान एरिया जो लिखोगे वो आपका ए रेडियस के लिए, और जब सर्कुलेशन ऑफ फील्ड लिख रहे होंगे तो उसके लिए लूप के रेडियस के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी साल का हमें ध्यान में आ रहा है कि ये दोनों को कंपेयर करने को भी दे बोला है, तो दोनों दोनों के लिए इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अंदर में है तो पूरा का पूरा तो r/2 dB/dt एज ए फॉर्मूला भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, बट यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में फील्ड इंटू 2πr ये इक्वल हो जाएगा dB/dt इंटू πa² ना। तो फील्ड यहाँ पे जो होगा वो dB/dt a² डिवाइडेड बाई 2r ये हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। Consider a point P on the side of the square circumscribing the circle so that the component of the induced electric field at P along BA is same as the magnitude found in part A. अब इस पार्ट का मतलब समझो और फिर आंसर करो। ये कहा जा रहा है कि ये हमारा तो वो रीजन हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है, कांस्टेंट रेट dB/dt से बदल रहा है। इसमें आपसे बोला गया कि आप एक सर्किल को एक स्क्वायर से सर्कमस्क्राइब कराइए और इस स्क्वायर पे कोई पॉइंट हम P अगर ये लेते हैं, है ना, तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का BA के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, BA डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इस सर्किल के पेरिफेरी पे जो आप फील्ड पाए थे उसी के बराबर, यानी कि इसी R के बराबर होगा। यानी कि R रेडियस को इंक्लोज करने वाला आपने ये एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, इस स्क्वायर पे कहीं यहाँ पे पॉइंट, एक जनरल पॉइंट P ले लिया आपने, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा उसका जो BA लाइन के अलोंग का कंपोनेंट होगा, यानी कि उस आर्म के अलोंग का जो कंपोनेंट होगा वो इस R रेडियस के सर्किल के पेरिफेरल पोजीशन पे जो फील्ड है उसी के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है। करेंगे या मैं बताता चलूं? P पॉइंट का जो सेंटर ऑफ द सर्किल से सेपरेशन है, मान लो ये x का,
उसी रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए। तो इस सर्कल के पेरिफेरल पॉइंट का कोई पोजीशन होगा तो अभी भी ये सर्कल तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ही है। आप इसी फॉर्मूले से उसकी वजह से फील्ड लिख सकते हो क्या? ई जो होगा Yes, sir. x/2 इंटू dv/dt लिख सकते हो, Yes, sir. r की जगह पे x/2। और ये फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस पॉइंट पे जो सर्किल का टेंजेंट है इस डायरेक्शन में होगा ये फील्ड। Yes, sir. अगर ये वाला एंगल को हम थीटा कह रहे हैं तो इस फील्ड का जो बीए डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो ई कॉस थीटा से लिखा जाएगा, Yes, sir. जो कि हो जाएगा x/2 इंटू dv/dt कॉस थीटा। लिख सकते हैं। अब ये वाले ट्रायंगल को आप देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है वो भी थीटा का ही होगा। होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये वाली जो हमारी लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है और ये टेंजेंट है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। Yes, sir. तो ये थीटा हो गया। तो इस ट्रायंगल से x cos थीटा r के बराबर है कि नहीं? Yes, sir. फ्रॉम ट्रायंगल OPA cos थीटा को आप लिख सकते हो r डिवीजन में x, यानी कि r हो जाएगा x cos थीटा। अगर यहाँ पे रख दे x cos थीटा की जगह पे r, तो e का जो bA के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो r/2 dv/dt हो जाता है, विच वी हैव टू प्रूव। यही प्रूव करना था ना। इस सर्किल के पेरिफेरल पॉइंट पे जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वही पॉइंट पी पे जो फील्ड है उसका बीए के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो इस लाइन पे, बीए लाइन पे या फिर सीबी लाइन पे या डीसी लाइन पे या एडी लाइन पे, इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट लेंगे, वहां पे जब भी फील्ड लिखेंगे किसी भी पोजीशन पे, तो उसका इस लाइन के अलाउंग का कंपोनेंट जो होगा वो इस सर्किल के पेरिफेरी पे जो भी फील्ड होगा उसी के बराबर ही रहेगा। ठीक है ना? तो एक सर्किल को इनक्लोज करने वाला अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तो इस स्क्वायर के पेरिफेरल पोजीशन पे कोई भी पॉइंट लिया जाए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उस एज ऑफ द स्क्वायर के अलाउंग का कंपोनेंट होगा वो हमेशा उस सर्किल के सरफेस पे या उसके सरकमफ्रेंस पे जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसके इक्वली होगा। एक ये सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन हो गया जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए भाई। An LR circuit having time constant
50 millisecond is connected with an ideal battery of EMF zeta. Find the time elapsed before the current reaches half of its maximum value. The power dissipated in heat reaches half of its maximum value. The magnetic field energy stored in the circuit reach half of its maximum value. मिला? सर पहला तो हो गया। पहला ही केवल हुआ। मैं कर रहा हूँ दूसरा। हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि एक ये रजिस्टर है, एक ये इंडक्टर है, दोनों को एक बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ जो कि जीटा है उसके साथ t=0 पे जोड़ दिया गया। तो जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो आपके इस पर्टिकुलर सर्किट में जो किसी टाइम t पे करंट होती है, इसको लिखने का आपने फॉर्मूला डिराइव करा है। I जो है वो लिखा जाता है जीटा बाई आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस का RT बाई एल ना। ये आपको करंट को लिखने का Yes, फॉर्मूला बना के रखे हैं आप। राइज ऑफ करंट का है केस। यस सर। अब आपसे पूछा गया कि वो टाइम निकालो भाई, जबकि एल बाई आर की वैल्यू दी गई है। एल बाई आर इज द टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दी गई है 50 मिली सेकेंड शायद था, 50 मिली सेकेंड ना, मिली सेकेंड है, हाँ मिली सेकेंड। आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम का आधा होने में करंट को समय कितना लगेगा। तो मैक्सिमम करंट कितना है, जीटा बाई आर। आई को इसका मैक्सिमम होने में टाइम मान लो कि T1 आपने कह दिया, तो जीटा आर बाई 2
ये जीटा R1 माइनस ई टू द पावर माइनस का RT1/L हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने मोड टाइम T1 कह दिया, तो इधर से आपको क्या मिल गया कि ई टू द पावर माइनस का RT1/L ये 1/2 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर करके लिख दीजिए, तो ई टू द पावर RT1/L ये हो जाएगा 2 के लॉग ले लीजिए, तो RT1/L ये आपको हो जाएगा ln 2 के, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी L/R ln 2 यानी कि 50 ln 2 ये मिली सेकेंड में। ln 2 की वैल्यू 0.693 होती है। अगर नंबर में लिखना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 50 इंटू 0.693 मिली सेकेंड। ठीक है। दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा गया कि बताओ भाई, जब पावर डिसिपेटेड इन हीट रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो इस रजिस्टर में कितना हीट पावर डिसिपेट होगा, वो अगर लिखना है पावर एज ए हीट, तो आपको मालूम है कि ये लिखा जाता है I²R से ना। यस सर। ठीक है, तो पावर एज ए हीट हो जाएगा जीटा² R1 माइनस ई टू द पावर माइनस का RT/L का होल स्क्वायर। ठीक है, आई की वैल्यू जो है वो आपने रख दी। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है जीटा²/R, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यस सर। तो ये इसका आधा कर दो, तो 1/2 अब जीटा²/R दैट इज इक्वल टू जीटा²/R 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का RT/L का होल स्क्वायर, यानी कि 1/√2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का ये T2 कर दो RT2/L, यानी कि ई टू द पावर माइनस का RT2/L ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/√2 यानी कि √2 माइनस 1/√2। उल्टा कर दीजिए, तो ई टू द पावर माइनस का प्लस कर देते हैं RT2/L, तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब लॉग ले लीजिए, तो R/L T2 ये हो जाएगा ln √2 डिवीजन में √2 माइनस 1, T2 की वैल्यू हो जाएगी 50 ln √2/√2 माइनस 1। ठीक है, तो ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। तीसरा पार्ट क्या था आपका, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी होती है, कैसे लिखी जाती है भाई? हाफ L² हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। हाँ, तो एनर्जी जो स्टोर हो रही है इन फॉर्म ऑफ बी, ये ½ LI², ये भी I² का फंक्शन है, और पावर भी जो है डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, ये भी I² का फंक्शन था। तो जो टाइम आपको इसके लिए भी T3 मिलेगा आधा होने का, वो वही हो जाएगा 50 ln √2 डिवीजन में √2 माइनस 1। यानी कि आपको दिख क्या रहा है कि जो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट है जब मैक्स आधा हो जा रहा है मैक्सिमम का, उस समय एनर्जी स्टोर जो है वो भी मैक्सिमम का आधा हो जा रहा है। ठीक है। यस सर।
मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम दिया गया, कहा गया कि एक ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल का, इसके साथ एक रेजिस्टेंस आर का, और ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी का, रेजिस्टेंस आर का, आपस में दिखाया गया फिगर के अकॉर्डिंग कनेक्ट करके एक बैटरी से जोड़ दिए गए। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन find the relation between R, C and L so that current drawn from cell is independent of time. ठीक है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। इंडिविजुअली अगर आप इस सर्किट को देखोगे तो इसमें टाइम के साथ डिपेंडेंट करंट फ्लो करेगी, I1 अगर मान लो कि कहा आपने तो, और इंडिविजुअली इसको भी देखोगे तो इसमें आपको मालूम है कि I2 जो है करंट टाइम के साथ डिपेंडेंट होगी। ठीक है ना। यस सर। इसके लिए भी आपको आई लिखने का फॉर्मूला मालूम है। LR सर्किट, LC सर्किट के लिए भी जो है आपको, LC का है, CR के लिए भी आपको आई लिखने का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, LR का तो अभी पढ़ा है, CR का आप पहले से जानते हैं। यस ठीक सर। है, आपको मालूम है कि इसमें करंट टाइम के पासेस के साथ साथ बढ़ती जाएगी, और इसमें टाइम करंट जो होगी वो टाइम के पासेस के साथ साथ घटती जाएगी। तो अगर इन एल, सी और आर में एक स्पेसिफिक रिलेशन बने जिससे कि जो I1 प्लस I2 है, जो कि यहाँ पे करंट होगी ना, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 टाइम Yes, से इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो वही कंडीशन हमको बनानी है कि what should be the condition for which this particular current drawn from the battery is independent of time. टाइम से इसकी इंडिपेंडेंसी आ जाए। क्या होगा लिख लेते हैं भाई। तो I1 को आपको तो मालूम ही है कि I1 जो है वो क्या लिखा जाएगा, जीटा बाई आर, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का RT बाई एल। यस सर। और I2 के लिए आपको चार्ज लिखने का फॉर्मूला है, या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, जीटा बाई आर ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी। यस सर। तो जो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी है वो अगर आप आई लिखना चाहते हैं तो आई जो होगा वो I1 प्लस I2, दैट इज जीटा बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का RT बाई एल प्लस जीटा बाई आर ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीटा बाई आर प्लस जीटा बाई आर ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी माइनस ई टू द पावर माइनस का आर टी बाई एल। लिखा जाएगा ना ऐसे। यस सर। अगर इस पर्टिकुलर आई को टी से इंडिपेंडेंट होना है तो आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, फॉर आई टू बी independent of t e to the power माइनस का t by RC
माइनस ई टू द पावर माइनस का आर टी बाई एल, ये हमारा 0 होना चाहिए। 0 का मतलब क्या हो गया भाई, ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये इक्वल होना चाहिए ई टू द पावर माइनस का आर टी बाई एल के। तो भाई ठीक है, यस सर। इसको बराबर कर दीजिए, यानी कि 1/RC, ये तुम्हारा इक्वल होना चाहिए आर बाई एल के, यस यानी सर। कि आर की वैल्यू होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी के। तो अगर आर की वैल्यू रूट का एल बाई सी के इक्वल होता है, तो ऐसे केस में आपके पास इंफॉर्मेशन बनेगी कि हमारे इस सर्किट में जो बैटरी से ड्रॉ होने वाली करंट होगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी टाइम की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और कितनी रहेगी, जीटा बाई आर के बराबर। ठीक है क्या? यस सर। तो इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे सभी लोग, यस सर। और नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए आप, टाइम आपको मिल गया है, यस सर। नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए, तो फिर उसके बाद एसी की बात शुरू करी जाए। ओके ठीक है ना? यस सर। कैसे मार्क्स हैं आपके, आ गया कि नहीं रिजल्ट? पेपर जो दिए थे उसका रिजल्ट आ गया यूटी का? यस सर। कैसा नंबर आया? तो अच्छे आए, केमिस्ट्री में कम है। कितना है? 166। फिजिक्स में कितना है? 60। मैथ में? 60। हर्ष अग्रवाल तुम्हारा कितना है? जसजीत तुम्हारा? आदित्य? आदित्य जहाँ बोल नहीं रहे तुम लोग। UT4? इसमें तो ईयर ही। 24/8 को भी कोई टेस्ट हुआ था क्या? 24 तारीख को भी कोई टेस्ट हुआ है यस सर। क्या? टर्म एग्जाम? यस सर। उसमें कैसा हुआ? थोड़ी तबीयत खराब थी उस दिन, तो ठीक से दे नहीं पाया था।
ठीक है। मीटिंग को एंड कर रहे हैं ना? थैंक यू सर।